ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ तलबा, हम और आप ई क्लास में शामिल हो चुके हैं। इस कोरोना की वबा और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साजी होने की वजह से तो अब तमाम का इस ई क्लास में खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे, आप खैरियत से होंगे। तलबा, हमने पिछली क्लास में 9वीं जमात साइंस की चौथी इकाई का मुतालिया किया था। वो इकाई का नाम है एटम की बनावट का एक पीरियड, हमने एक वक्फा का मुतालिया किया था। आज उसी इकाई को लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसी सबक को पढ़ेंगे। तो क़बल मुतालिया से पहले मैं चंद सवालात करूँगा जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, पहले वक्फे में हमने एटम की तारीख़, मादे में 12 वर ज़र्रात और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के बारे में हम पढ़े थे। तो इसी के ताल्लुक़ से मैं चंद सवालात करूँगा, आप इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों, ये रहा पहला सवाल, कैनाल शुआएँ किसने दरियाफ्त की? तो इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। इन चारों में से कौन से साइंसदान ने कैनाल शुआएँ की दरियाफ्त की थी? तो बताओ बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्या है इसका जवाब? गोल्डस्टीन। तो कैनाल शुआएँ दरियाफ्त करने वाले गोल्डस्टीन थे। इन कैनाल शुआएँ को प्रोटॉन का नाम भी दिया गया था। तो बच्चों, अगला सवाल है हमारा, प्रोटॉन की कमियत तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉन की कमियत के मसावी होती है? पहला 1500, दूसरा 1000, तीसरा 2500, चौथा 2000। तो बताओ बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? यानी प्रोटॉन की कमियत कितने इलेक्ट्रॉनों के मसावी होती है, तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉनों के मसावी होती है? तो हाँ, सही कह रहे हैं जवाब इसका। क्या है जवाब इसका? 2000, यानी 2000 इलेक्ट्रॉनों की कमियत के मसावी होती है एक प्रोटॉन की कमियत। तो बच्चों, अगला सवाल है, प्रोटॉन का बरक़ी चार्ज क्या है? प्रोटॉन का बरक़ी चार्ज क्या है? -1, +1, -2, +2। तो पहले भी मैं पढ़ा था प्रोटॉन का बरक़ी चार्ज। हम जानते हैं प्रोटॉन को पी से जाहिर करते हैं। तो इसका चार्ज क्या है बच्चों? हाँ, देखेंगे, आपकी जवाब की तस्दीक करेंगे, देखेंगे क्या है आपका जवाब। तो इसका जवाब है +1। प्रोटॉन का बरक़ी चार्ज +1 होता है। प्रोटॉन का बरक़ी चार्ज +1 होता है। तो अगला सवाल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का बरक़ी चार्ज क्या है? वही ऑप्शन दिए गए हैं जो पहले सवाल में दिए गए थे। इलेक्ट्रॉन का बरक़ी चार्ज क्या है? -1, +1, -2, +2। तो बताओ बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? हाँ, सही कह रहे हैं। इसका जवाब क्या है? -1। इसका जवाब क्या है? -1। तो बच्चों, आज हम एटम की बनावट का दूसरा पीरियड यानी दूसरा वक्फा पढ़ेंगे। इस दूसरे वक्फे में आने वाले नुकात, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, ये 2 मॉडलों के साथ न्यूट्रॉन्स के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये है आज के इक्तिसाबी नुकात। तो बच्चों, सबसे पहले ये तस्वीर रदरफोर्ड की है। एक अंग्रेज तिब्बियतदान थे और इनकी पैदाइश 30 अगस्त 1871 को हुई। इनकी पैदाइश 30 अगस्त 1871 को हुई। इन्हें बाबाए न्यूक्लियाई तिब्बियत की हैसियत से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। इनके 2 कारनामे, एक तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी
اور سونے کے وقت کے تجربے سے بہت زیادہ مشہور ہوئے. ان دو کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے اور نیوکلیس کی دریافت بھی کی. اور انہیں 1908 میں کیمسٹری کے نوبل انعام سے نوازا گیا. جو دنیا کا سب سے بڑا عالمی طور پر جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے وہ نوبل انعام ہوتا ہے. 1908 کو کیمسٹری کے نوبل انعام سے نوازا گیا. تو بچوں ردرفورڈ نے دو چیزوں کا استعمال کیا. ایک تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات استعمال کرے, اس کے ساتھ تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات کو سونے کے وقت سے گزار کر ایک تجربہ کیے. وہ بہت مشہور و معروف ہوا. اسی تجربہ کو آج ہم پڑھیں گے. تو بچوں سب سے پہلے ردرفورڈ نے سونے کا وقت کا انتخاب کیا, اس لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جتنی تہ پتلی ہو اتنی بہتر ہے. انہوں نے جو سونے کا وقت منتخب کیا تھا اس کی موٹائی 1000 ایٹموں کے برابر تھی, یعنی اس کے مساوی تھی. اتنی پتلی تہ استعمال کر کے ایک تجربہ کیے. ہو الفا ذرات ایسے ہیلیم ایان ہیں, الفا ذرات ایسے ہیلیم ایان ہیں جن کا برقی چارج 2 مثبت اکائی اور ان کی کمیت 4u ہوتی ہے, یعنی پروٹون کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ کمیت رکھتی ہے. تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات کی توانائی قابل لحاظ ہوتی ہے. تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات کی توانائی قابل لحاظ ہوتی ہے. ان ہیلیم ذرات کو سونے کے ورق سے گزارا گیا. ہیلیم کی کمیت ہوتی ہے 4u. ہیلیم کی کمیت ہوتی ہے 4u. ردرفورڈ کو امید تھی کہ سونے کے ایٹموں کے پس ذرات سے الفا ذرات منفرج ہو جائیں گے, لیکن یہ الفا ذرات پروٹانوں کے مقابلے کہیں زیادہ بھاری تھے. اس لیے ان کا خیال تھا کہ انفراج زیادہ نہیں ہوگا. ڈفلیکٹ تو ہو جائیں گے مگر انفراج جو اینگل آف ڈفلیکشن کم ہوگا, یہ خیال تھا ردرفورڈ کا خیال. تو بچوں یہ ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ایک سرکولر فلورسنٹ اسکرین ہے اور ایک باکس ہے. وہ باکس میں سے سورس آف الفا پارٹیکل گزارے جاتے ہیں, جس میں سے ہیلیم ذرات پاس کیے جاتے ہیں, گزارے جاتے ہیں. اور درمیان میں سرکولر فلورسنٹ اسکرین کے درمیان میں ایک یلو شیٹ نظر آ رہی, وہ ہے سونے کا ورق. اس سونے کے ورق میں سے ہیلیم ذرات کو گزارا گیا تو زیادہ اکثریت ذرات کیا ہو گئے, سونے کے ورق سے گزر گئے. تھوڑے ذرات ڈفلیکٹ ہوئے یعنی منفرج ہوئے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 12,000 ذرات میں سے ایک ذرہ سونے کے ورق سے ٹکرا کر واپس لوٹ آیا. سونے کے ورق سے ٹکرا کر واپس لوٹ آیا. اور ایک خاکہ دیکھیں ہم اسی کی مناسبت سے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فلورسنٹ اسکرین, جہاں پر آپ کو فلورسنٹ اسکرین پر جہاں پر آپ یلو ڈاٹس دیکھ رہے ہیں وہ ہیلیم ایان ڈفلیکٹ ہونے کے بعد وہاں پر ایک یلو رنگ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈفلیکٹ ہوئے ہیں ہیلیم ایانس. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک 5 ایٹم بتائے گئے ہیں اسکرین پر, اور الفا ذرات ایٹموں سے پورے کے پورے گزر رہے ہیں. اس میں سے 5 شعاعیں گزر رہی ہیں, ایک شعاع منفرج ہو گئی ہے, ایک شعاع واپس لوٹ آ رہی. الفا میٹرز نے جہاں سے الفا ذرات کو گزارا جاتا ہے سونے کے ورق سے. تو یہاں پر آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ سونے کے ایٹم ہے, سونے کے ورق, الفا ذرات کا انتشار. جو دائرہ نما جو شکل نظر آ رہی ہے وہ سونے کے ایٹم ہیں, اور بائیں جانب جو شعاعیں نظر آ رہے ہیں وہ الفا ذرات ہیں. تو بچوں تجربہ کرنے کے بعد حیرت انگیز نتائج حاصل ہوئے ردرفورڈ کو. سب سے پہلے یہ تجربہ کرنے کے بعد جو مشاہدات کیے گئے اس پر غور کریں گے. سب سے پہلے مشاہدات میں مندرجہ ذیل مشاہدات کیے گئے. سب سے پہلے تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات کی بڑی اکثریت سونے کے ورق میں سے سیدھے گزر گئی,
यानी बगैर मुनफरिज हुए सीधे गुजर गई। कुछ अल्फा जर्रात सोने के वर्क से मुनफरिज तो हुए लेकिन जाविया इनफिराज छोटा था, यानी पहला पॉइंट क्या है, अक्सरियत सोने के वर्क से गुजरी। दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़े सोने के वर्क से मुनफरिज तो हुए मगर जाविया इनफिराज छोटा था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन छोटा था। सबसे ज्यादा ताजुब खेज बात यह थी कि तकरीबन हर 12,000 जर्रात में से एक जर्रा सोने के वर्क से टकराकर सीधे वापस लौट आया, सीधे वापस लौट आया। ये 3 मुशाहिदात किए गए। रदरफोर्ड ने इन 3 मुशाहिदात अपने तजुर्बे में किए गए। इन तजुर्बात के बिना पर चंद नताइज अक्स किए गए हैं, उन नताइज को देखें। रदरफोर्ड तजुर्बे के नताइज, एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है क्योंकि ज्यादातर अल्फा जर्रा सोने के वर्क से सीधे गुजर गए बगैर मुनफरिज हुए। यानी एटम के अंदर ज्यादातर जगह क्या है, खाली है क्योंकि ज्यादातर अल्फा जर्रा सोने के वर्क से बगैर मुनफरिज हुए गुजर गए, इसीलिए ये नतीजा अक्स किए। दूसरा, बहुत कम जर्रात अपने रास्ते से मुनफरिज हुए, बहुत कम जर्रात अपने रास्ते से मुनफरिज हुए। इससे निशानदही होती है कि एटम का मुस्बत बार बहुत कम जगह घेरता है। यानी मुनफरिज तो हुए मगर कम जर्रात मुनफरिज होने से यह निशानदही की गई कि एटम का मुस्बत बार बहुत छोटी जगह घेरता है, बहुत कम जगह घेरता है, बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा, रदरफोर्ड तजुर्बे के नताइज में तीसरा पॉइंट, अल्फा जर्रात का वो बहुत ही मुख्तसर हिस्सा था, अल्फा जर्रात का वो बहुत ही मुख्तसर हिस्सा था जो 180 डिग्री के जाविये से, यानी एंगल 180 डिग्री के जाविये से मुनफरिज हुआ था, जो 180 डिग्री के जाविये से मुनफरिज हुआ था, जाहिर करता है कि एटम का कुल मुस्बत चार्ज यानी मुकम्मल चार्ज, उसका एटम का कुल यानी मुकम्मल मुस्बत चार्ज और इसकी कुल कमियत एटम के अंदर बहुत छोटे हजम में मुर्तकिज है। इसकी कुल कमियत एटम के अंदर बहुत छोटे हजम में मुर्तकिज है यानी मरकूज है। तो ये तीसरा जो पॉइंट होने के बाद तीसरे पॉइंट का जो नतीजा है, इस पर एक छोटी सी मिसाल दी गई थी। इसको समझने के लिए सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी के लिए हमको मैदान में जाकर एक बच्चे को दीवार के सामने खड़ा कर, जो फेंसिंग वाल होती है मैदान की, उसके सामने खड़ा कर बच्चे को आंख पर पट्टी बांधकर चंद कंकरियां दें उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में, तो वो कंकरियां दीवार पर मारेंगे। तो हमको दीवार पर मारने से तमाम के जो कंकरियां जो दीवार पर लगेंगी दीवार को टकराएंगी और उसको आवाज भी सुनाई देंगी। वही बच्चे को फिर हम जहां पर फेंसिंग की गई रहती है मैदान में, जहां पर तारों से फेंसिंग की गई रहती है, वहां पर अगर ले जाकर वही चंद कंकरियां दें फिर उसको मारने के लिए कहें, तो अक्सर व बेशतर तमाम के तमाम कंकरियां जो फेंसिंग के बाहर गुजर जाएंगे, यानी जिससे टकराएंगे नहीं, वो बिल्कुल कम तादाद में फेंसिंग के जो तार, जो लोहे के तार होती हैं, उससे टकरा कर वापिस आएंगी। ज्यादा से ज्यादातर कंकरियां उसमें से गुजर जाएं, फेंसिंग में से गुजर जाएंगी। ये नतीजा है। तो ये कहने का मतलब ये है तो ज्यादातर सोने के वर्क से अल्फा जर्रात गुजर गए, यानी जिस तरह फेंसिंग में से जो फेंसिंग रहने से निशाना बराबर तो कंकरियां मारेंगे तो कंकरियां क्या हो जाएंगी, फेंसिंग के पार गुजर जाएंगी। तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियाई मॉडल, एटम एक मुस्बत बार शुदा मरकज होता है। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर मरकूज है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। एटम में एक मुस्बत बार शुदा मरकज होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जो मुस्बत बार शुदा जर्रात को प्रोटॉन कहते हैं, वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम का तकरीबन कुल कमियत सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाई जाती है, यानी एटम का जो
कमियत होती है, जिसका वजन जो होता सिर्फ उसके न्यूक्लियस में ही पाई जाती है, यानी मरकज में ही पाई जाती है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं तलबा, यहाँ पर एक रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है एटम के दरमियान में, वो है न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अतराफ मदारें पाई जाती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ये था रदरफोर्ड का न्यूक्लियाई मॉडल, यानी एक एटम में एक मुस्बत बारशुदा मरकज होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का तकरीबन कुल कमियत सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाई जाती है, तो इन तजुर्बात के बाद अगला है रदरफोर्ड न्यूक्लियाई मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द बखूबी मौरिफ मदवर यानी मदारी रास्ते में हरकत करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ पाए जाने वाले जो मदार होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, उसके अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। न्यूक्लियस का नाप यानी न्यूक्लियस का साइज यानी मरकजे का साइज, न्यूक्लियस की जिसामत एटम की जिसामत से कहीं गुना छोटी है। न्यूक्लियस का नाप एटम के नाप के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। इसको रदरफोर्ड ने तजुर्बे के हिसाब से हिसाब लगाकर बताया कि 10 to the power of 5 टाइम्स यानी 10 की क़ुव्वत 5 गुना कम होती है, यानी तकरीबन 1 लाख गुना कम होती है। यानी एटम का जो न्यूक्लियस का जो साइज है एटम के न्यूक्लियस से 10 की क़ुव्वत 5 गुना कम होती है। रदरफोर्ड न्यूक्लियाई मॉडल की खामियां, तो कौन से नुकात को ये समझाइश नहीं कर सके। एटम अच्छे खासे मुस्तकिम होते हैं, इसकी वजाहत नहीं हो सकी रदरफोर्ड एटम मॉडल में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एटम अच्छे खासे मुस्तकिम होते हैं, इसकी वजाहत नहीं हो सकी। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम अपने मदारों में हरकत करते हैं, अपने मदारवी रास्ते में हरकत करते हैं, तो कोई भी जर्रा हरकत करता हुआ जर्रा इसरा पजीर होगा। इसरा पजीर होने से उसकी तवानाई कम होती जाएगी, तवानाई खोता जाएगा। तवानाई खत्म जैसे हो जाएगी वो वापस मरकजे पे गिर जाएगा और एटम गैर मुस्तकिम हो जाएगा। इसलिए इसकी वजाहत नहीं हो सकी। एटम अच्छे खासे मुस्तकिम होते हैं, इसकी वजाहत नहीं हो सकी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जरिए। तो इसके बाद अगले साइंसदान हैं जिनका नाम है नील्स बोर। उन्होंने फिर इस पर है ना दोबारा तहकीक कर तजुर्बात करके एक मॉडल पेश किया। उस मॉडल को कहते हैं नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर कोपेनहेगन में 7 अक्टूबर 1985 में पैदा हुए और 1916 में इन्हें एटम की बनावट के काम के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया। प्रोफेसर नील्स बोर की मुतअद्दिद तख्लीक़ात में से 3 जो किताबी शक्ल में शाया हुई, इनकी 3 किताबें बहुत मशहूर मारूफ हैं। पहली किताब ताइफ और एटमी बनावट का नजरिया, दूसरी एटमी नजरिया, तीसरा आलमे बयान। इन 3 किताबें शाया हुई। तो बोर एटॉमिक मॉडल में मंदरजा झैल मुसल्लमात पेश किए गए। पहला क्या है? एटम के अंदर कुछ मखसूस मदारों में जिन्हें मुजर्रिद मदार कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। एटम के अंदर कुछ मखसूस मदारों में जिन्हें मुजर्रिद मदार कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। मुजर्रिद मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा नहीं करते, दे डज नॉट रेडिएट एनर्जी। मुजर्रिद मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा नहीं करते। तीसरा है जहां पर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं वो मदार या खौल को तवानाई मनाजिल कहलाते हैं, यानी एनर्जी लेवल्स कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एटम के अंदर कुछ मखसूस मदारों में जिन्हें मुजर्रिद मदार कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। दूसरा पॉइंट, मुजर्रिद मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा
نہیں کرتے. یہ مدار یہ خول توانائی منازل کہلاتے ہیں. تو آؤ بچوں دیکھیں گے ہم توانائی منازل کا ڈائیگرام. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایٹم میں چند توانائی منازل ہے جس میں درمیان میں نیوکلیس ہے. اس کے طرف جو پہلی مدار ہے اس کو کے خول کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹران پائے جاتے ہیں اور ایل خول میں 8 الیکٹران پائے جاتے ہیں. یم میں 18 الیکٹران اور این خول میں 32 الیکٹران. جو پہلا تھا اس کو فرسٹ انرجی لیول کہتے ہیں, دوسرے خول کو سیکنڈ انرجی لیول کہتے ہیں, تیسرے کو تھرڈ انرجی لیول اور چوتھے کو 4 انرجی لیول کہتے ہیں, جہاں پر الیکٹران گردش کرتے رہتے ہیں. ان مختلف مداروں میں الیکٹران گردش کرتے رہے. زیادہ سے زیادہ الیکٹران آنے کی تعداد بتائی گئی ہے. کے خول میں 2 الیکٹران, ایل خول میں 8 الیکٹران, یم میں 18 اور این میں 32 الیکٹران آ سکتے ہیں. تو بچوں اب وقت نیوٹران کی دریافت. تو ہم کو معلوم ہے تھامسن الیکٹران کی دریافت تھامسن نے کی, پروٹان کی دریافت گولڈسٹین نے کی اور نیوٹران کی دریافت کس نے کی. تو بچوں آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے جیمز چیڈوک, جنہوں نے ایٹم کا تیسرا پس ایٹمی ذرہ دریافت کیا جسے نیوٹران کہا جاتا ہے. جیمز چیڈوک انگریزی طبیعت دان تھے. 1932 میں نیوٹران کی دریافت کی اور 1935 میں انہیں نوبل انعام سے طبیعت کے نوبل انعام سے نوازا گیا. اس کی دریافت 1932 میں ہوئی, نوبل انعام 1935 میں دیا گیا. تو بچوں نیوٹران کسے کہتے ہیں؟ نیوٹران پر برق بار نہیں ہوتا. تو نیوٹران بھی نیوکلیس میں ہی پایا جاتا ہے جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. جس طرح الیکٹران کے لیے مائنس چارج ہے, پروٹان کے لیے پلس چارج ہے, نیوٹران کے لیے کوئی چارج نہیں. یہ تعدیلی ذرہ ہے, یہ نیوٹرل پارٹیکل ہے. نیوٹران پر برق بار نہیں ہوتا. اس کی کمیت پروٹان کی کمیت کے تقریباً مساوی ہوتی ہے. اس کی کمیت جتنی پروٹان کی کمیت ہوتی ہے اتنی ہی کمیت نیوٹران کی بھی ہوتی ہے. تیسرا, نیوٹران سوائے ہائیڈروجن کے ہر عنصر میں پایا جاتا. تو ہائیڈروجن صرف ایک ایسا عنصر ہے جس میں واحد نیوٹران نہیں پایا جاتا. تمام کے تمام عناصر میں نیوٹران پائے جاتے ہیں. اس لیے ہائیڈروجن عنصر کی خصوصیت ہی مختلف ہے, الگ ہوتی ہے. اس کی خصوصیات منفرد ہوتی ہیں کیونکہ اس میں نیوٹران ہی نہیں پائے جاتے. تو نیوٹران سوائے ہائیڈروجن کے ہر عنصر کے نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں. عمومی طور پر نیوٹران کو N سے ظاہر کرتے ہیں. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں باکس میں N. جس طرح الیکٹران کو E سے ظاہر کرتے ہیں, پروٹان کو P سے ظاہر کرتے ہیں, اسی طرح نیوٹران کو N سے ظاہر کرتے ہیں. ایک ایٹم کی کمیت اس کے نیوکلیس میں پائے جانے والے پروٹانوں کی کمیت اور نیوٹران کی کمیت کے حاصل جمع ہوتی ہے. یعنی پروٹان جو نیوکلیس کی جو کمیت ہوتی ہے اس میں پروٹانوں کی بھی کمیت ہوتی ہے اور نیوٹران کی کمیتوں کو دونوں کو جمع کرنے پر جتنی کمیت حاصل ہوگی وہ نیوکلیس کی کمیت حاصل ہوتی ہے. یعنی ایک ایٹم کی کمیت اس کے نیوکلیس میں پائے جانے والے پروٹانوں کی کمیت اور نیوٹران کی کمیت کے حاصل جمع ہوتی ہے. The mass of the nucleus, mass of the atom is equal to mass of the protons plus mass of neutron. تو بچوں سوچ کر جواب دیجئے. ردرفرڈ نے سونے کا ورق کو کیوں انتخاب کیا؟ ردرفرڈ نے سونے کے ورق کو کیوں انتخاب کیا؟ تو بتاؤ بچوں اس کا جواب کیا ہے؟ بہت پتلی تہ تھی تو 1000 ایٹم کے مانند, یعنی 1000 ایٹم کی موٹائی کے برابر پتلی تہ استعمال کی گئی. تو ردرفرڈ ہے نا سب سے پتلی تہ استعمال کی جو 1000 ایٹموں کے برابر تھی. دوسرا سوال, پروٹان اور نیوٹران نیوکلیس میں پائے جانے کے باوجود بھی نیوکلیس کا برقی بار مثبت ہوتا ہے کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں سوال کو. پروٹان اور نیوٹران دونوں بھی نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں, پھر بھی اس کا چارج, نیوکلیس کا چارج مثبت ہوتا ہے کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ نیوٹران کا کوئی چارج نہیں ہوتا.
تو न्यूक्लियस में दो ज़रात पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन पाया जाता है, दूसरा न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन का प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज मुस्बत होता है या प्लस चार्ज होता है। तो बच्चों अगला सवाल सोच कर जवाब दीजिए। और तीसरा, प्रोटॉन की कमियत तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियत के मसावी होती है? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हाँ बच्चों, हाँ, इसका जवाब क्या है? प्रोटॉन की कमियत तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियत के मसावी होती है? तकरीबन 2000। प्रोटॉन की कमियत तकरीबन 2000 इलेक्ट्रॉन की कमियत के मसावी होती है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल और न्यूट्रॉन्स के बारे में जानकारी हासिल किए। तो बच्चों अब है वक्त होता है क्विज। पहला सवाल, कैनाल शुआएं किसने दरियाफ्त की? कैनाल शुआएं किसने दरियाफ्त की? तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन बताए जा रहे हैं, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। तो बताओ बच्चों उसका सही जवाब क्या है? चलिए आपके जवाब की तस्दीक कर लें, देख ले आपके जहन में क्या जवाब है और स्क्रीन पर देखिए कौन सा जवाब। तो गोल्डस्टीन इसका सही जवाब है, गोल्डस्टीन सही जवाब है। तो दूसरा सवाल, नील्स बोर के मॉडल के मुताबिक दुरुस्त बयान। नील्स बोर के मॉडल के मुताबिक दुरुस्त बयान। पहला ऑप्शन है, मुख्तलिफ मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा करते हैं। मुख्तलिफ मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा नहीं करते। तीसरा, मुख्तलिफ मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉनों की तवानाई मुस्तकिल होती है, यानी कांस्टेंट होती है, उसमें कभी कमी उपेशी नहीं आती। चौथा है, मंदरजा वाला तमाम दुरुस्त हैं। तो बताओ बच्चों इसमें चारों में कौन सा सही जवाब है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसका दूसरा जवाब सही है। मुख्तलिफ मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा नहीं करते। इलेक्ट्रॉन तवानाई का इशा नहीं करते। अगला सवाल, एक एटम मजमूई तौर पर बर्फ मादिल होने की वजह क्या है? एक एटम मजमूई तौर पर बर्फ मादिल होने की वजह क्या है, यानी न्यूट्रल होने की वजह क्या है? तो इसकी वजह है मुस्बत बर्फी बार जर्रात ज्यादा होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मुस्बत और मनफी बर्फी बार जर्रात मसावी होते हैं। तीसरा ऑप्शन, मनफी बर्फी जर्रात ज्यादा होते हैं। चौथा ऑप्शन, न्यूट्रॉन की तादाद मुस्बत बार जर्रात के मसावी होती है। तो बताओ बच्चों चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा जवाब सही है? मुस्बत बर्फी बार जर्रात ज्यादा होते हैं, या मनफी बर्फी बार जर्रात मुस्बत और मनफी बार जर्रात मसावी होते हैं, या मनफी बर्फी बार जर्रात ज्यादा होते हैं, या न्यूट्रॉन की तादाद मुस्बत बार जर्रात के मसावी होती है? हाँ, इसका सही जवाब है। चलो बच्चों इसके जवाब की तस्दीक करेंगे, आप क्या कह रहे हैं? तो मुस्बत और मनफी बर्फी जर्रात मसावी होते हैं जब भी एटम एक न्यूट्रल होता है। देन प्लस जर्रात और माइनस, प्लस जर्रात यानी प्रोटॉन, मनफी जर्रात माने इलेक्ट्रॉन, दोनों की तादाद मसावी होती है जब जाके एक एटम एक मादिल होता है, यानी न्यूट्रल होता है। तो बच्चों अगला है घर पर काम। पहला सवाल, रदरफोर्ड के एटम का मॉडल बयान करो, इसकी खामियां क्या हैं? रदरफोर्ड के एटम का मॉडल बयान करो, इसकी खामियां क्या हैं? दूसरा, बोर का एटमी मॉडल बयान कीजिए। बोर का एटमी मॉडल बयान कीजिए। तीसरा सवाल, इस बाब में बयान किए गए तमाम एटमी मॉडलों, यानी 3 एटम मॉडल है, एक थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा बोर मॉडल का आपस में मुआवजा कीजिए। तो बच्चों इन सवालों के जवाब लिखकर अपने स्कूल के साइंस टीचर को बताएं और इस्लाह कर लें, और इस सबक को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ें और यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके इसके बारे में जानकारी हासिल करें। बहुत ही अहम उन्वान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प उन्वान है, इसमें मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। बच्चों अगला सबक जो अगली इकाई में फिर लेकर हाजिर होगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.